नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का लेक्चर एक सुविचार से प्रारंभ करते हैं। 15वीं शताब्दी के यदि भारतीय विचारकों की चर्चा करें तो सबसे शीर्ष पर जो एक नाम दिखता है वह है कबीरदास जी का। कबीरदास जी अपने तटस्थ एवं निष्पक्ष विचारों के लिए जाने जाते रहे हैं। कबीरदास जी का ही एक दोहा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। अतः साथियों, हम सभी को भी अपने चरित्र में इस गुण को शामिल करना चाहिए। फालतू यानी अनवांटेड थिंग्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमारे हित की चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का हमारा लेक्चर बेस्ड होगा सुओ मोटो पर। आपने न्यूज़पेपर्स, मीडिया रिपोर्टर्स एवं टीवी न्यूज़ के माध्यम से सुओ मोटो के बारे में सुना होगा। तो आइए आज इसके बारे में विधिवत जानकारी लेते हैं कि सुओ मोटो क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है और कौन इसका प्रयोग करता है। तो आज के लेक्चर के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम सुओ मोटो के किन किन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, सुओ मोटो का अर्थ क्या है। दूसरे टॉपिक के रूप में जानेंगे कि इसका प्रयोग कौन, कैसे और कहाँ करता है। तीसरे सब टॉपिक के रूप में जानेंगे कि भारतीय विधि में इसका प्रावधान कहाँ पर है। चौथे सब टॉपिक के रूप में जानेंगे कि भारतीय संविधान एवं सुओ मोटो का संबंध क्या है। पांचवें सब टॉपिक के रूप में जानेंगे कि लोकहितवाद यानी कि पब्लिक लिटिगेशन से इसका संबंध क्या है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सुओ मोटो का अर्थ क्या है। सुओ मोटो का अर्थ सामान्य रूप में पहले जानेंगे कि सामान्य अर्थ क्या है, और दूसरा इसका व्यापक अर्थ समझेंगे कि सुओ मोटो का व्यापक अर्थ क्या है। सुओ मोटो का सामान्य अर्थ होता है स्वयं की सहमति से संज्ञान लिया जाना। ठीक है, स्वयं की सहमति से संज्ञान लिया जाना। अब इसमें अगर इसको समझेंगे कि स्वयं की सहमति से कौन संज्ञान लेगा, तो कौन का जो यहाँ तात्पर्य होगा वो किससे होगा वो भी आगे जानेंगे। तो इसका व्यापक अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका व्यापक अर्थ होता है जब किसी घटना या अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर ले लेता है तो इसे ही सुओ मोटो कहते हैं। आपने मीडिया रिपोर्टर्स के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से ये हेडलाइंस खूब देखी होंगी, खूब पढ़ी होंगी, खूब सुनी होंगी। जैसे कि ये लखीमपुर खीरी की घटना उस समय की है जब किसान आंदोलन चल रहा था और की गाड़ी ने कुछ किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये हेडलाइंस प्रकाशित की थी। ये हेडलाइंस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ लखीमपुर खीरी वायलेंस। अब यही द हिंदू की ये हेडलाइंस है और इसका हिंदी अनुवाद यह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। यानी अब यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे कि संज्ञान कौन लेता है स्वयं की सहमति से। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और लोअर कोर्ट। जब मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब किसी घटना या अपराध का संज्ञान लेते हैं तब उसे हम सुओ मोटो कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कि स्वयं की जानकारी पे, इसमें एक कीवर्ड आपको देखने को मिला होगा, स्वयं, स्वयं अपनी जानकारी पे। तो यहाँ स्वयं की जानकारी क्या है, हमारा कीवर्ड है। तो इसको समझेंगे कि स्वयं की जानकारी का मतलब यहाँ क्या है। स्वयं की जानकारी का मतलब है कि वह जानकारी जो किसी औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात जब न्यायालय या कोई प्राधिकरण या प्रशासनिक अधिकारी स्वप्रेरणा से किसी घटना का संज्ञान लेकर कार्य करता है तो इसे सुओ मोटो कहते हैं। ठीक है, स्वयं की जानकारी मीन्स ये कि जब न्यायालय को या किसी अधिकारी को किसी परिवाद के रूप में या पुलिस रिपोर्ट्स के माध्यम से घटना की जानकारी ना हुई हो और उस न्यायालय ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, उसने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या किसी अन्य सोशल साइट के माध्यम से यह संज्ञान लिया हो कि
यहाँ पे इस स्थान पे अपराध की घटना या ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तथ्य के आधार पे यानी कि स्वयं की जानकारी के आधार पे जब न्यायालय या अन्य कोई प्राधिकरण या प्रशासनिक अधिकारी स्वतः संज्ञान लेता है तो इसे सुओ मोटो कहते हैं। अब बेसिकली जो सुओ मोटो है वो न्यायालय के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रचलन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी देखने को मिलता है। जब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं वो आपसे कहेंगे कि सुओ मोटो के आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार कर लो। या आप कहीं सपोज दैट फील्ड में विजिट करने जाते हैं और ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके पास आपको रिपोर्ट्स बनाने की अथॉरिटी है, ठीक है, तो उस रिपोर्ट्स को आप सुओ मोटो के आधार पे तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपको किसी भी उच्चाधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के सामने बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें ना तो परिवाद किया गया है, ना पुलिस रिपोर्ट, ना किसी अन्य प्रारूप में कार्रवाई की गई होती है और कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो इस स्वतः संज्ञान को ही किसी घटना के बारे में या अपराध के बारे में जब स्वतः संज्ञान लिया जाता है तो इस घटना को ही सुओ मोटो कहते हैं। अब जानते हैं कि सुओ मोटो की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुओ मोटो की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब चूंकि भारतीय न्याय व्यवस्था की अवधारणा क्या है? भारतीय न्याय व्यवस्था की अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता, सुलभ एवं समय से न्याय प्राप्त हो। यही भारतीय न्याय की अवधारणा है। इसी पे बेस्ड है भारतीय न्याय व्यवस्था। तो यह अवधारणा तब तक संभव नहीं है जब तक न्यायालय या न्याय करने वाला अधिकारी स्वयं संज्ञान न ले। अर्थात यानी कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं सकता है, या कोई ऐसी घटना हो गई है जो कोई बाहुबली के द्वारा की गई है, जो दूसरा पक्ष है वो इतना कमजोर है कि वो न्याय पाने के लिए वाद भी दायर नहीं कर सकता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही यह तथ्य लाया गया कि यदि कोई पक्ष ऐसा है जो अपने न्याय पाने में असमर्थ है तो उस न्याय की असमर्थता को दूर करने के लिए उस अंतिम व्यक्ति को भी न्याय दिलाने के लिए ही यह प्रावधान किया गया कि न्यायालय यदि चाहे तो, यानी न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार की जानकारी से यह संज्ञान ले लिया जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त अधिकारों या अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों का हनन हुआ है। न्यायालय तुरंत वो मोटो के आधार पे कार्रवाई स्टार्ट कर देता है। तो इसकी आवश्यकता को डिस्क्राइब कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था की अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता, सुलभ एवं समय से न्याय मिले, और ये तभी संभव हो पाएगा जब न्याय करने वाला अधिकारी किसी भी घटना का स्वयं संज्ञान लेने में समर्थ हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि भारतीय विधि में इसका प्रावधान क्या है, जो तीसरे सब टॉपिक के रूप में हमने बताया था कि जानेंगे कि भारतीय विधि में इसका प्रावधान कहाँ है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 गा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट, उपधारा 2 में द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के लिए उल्लेख है और धारा 190 गा में प्रथम वर्ग के लिए उल्लेख है कि किसी अपराध या घटना का संज्ञान स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर ले सकता है। यानी कि जो भी प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, यदि उसे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या स्वतः ऐसी कोई जानकारी मिलने पर वो यह संज्ञान ले लेगा और उसी संज्ञान के आधार पे अग्रिम कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान एवं सुओ मोटो में संबंध क्या है, ये हमारा था चौथा टॉपिक कि भारतीय संविधान एवं सुओ मोटो में क्या संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। या हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
और हाई कोर्ट है उसको अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। और इसमें यह एक खास बात है कि रिट जो है वो केवल पत्र या समाचार पत्र के आधार पर भी जारी की जा सकती है। यानी कि भले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी वादी द्वारा वाद दायर ना भी किया गया हो और उसके अधिकारों का हनन हुआ हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, समाचार रिपोर्ट्स के माध्यम से या सोशल वेबसाइट के माध्यम से संज्ञान आता है कि इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः अनुच्छेद 32 की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। तो जैसे सुओ मोटो का अर्थ मैंने बताया कि स्वतः संज्ञान लेकर अपनी जानकारी के आधार पे, वैसे यहाँ पे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति केवल पत्र के माध्यम से ही या समाचार पत्र के माध्यम से ही न्यायालय को यह अवगत करा देता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, तो न्यायालय उसके संबंध में जो भी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है रिट जारी कर देता है। तो ये हो गया भारतीय संविधान एवं सुओ मोटो में संबंध। अब एक चीज यहाँ पे और महत्वपूर्ण है, इसी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से ही एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था का जन्म हुआ, वो है लोकहितवाद। तो लोकहितवाद क्या है? लोकहितवाद अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का ही विस्तृत रूप है। यानी कि अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में जो न्यायालय को अधिकार प्राप्त थे उनको ही और विस्तृत कर दिया गया। क्या विस्तृत कर दिया गया? इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय में या न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है, तथा यह भी प्रावधान किया गया कि न्यायालय मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल साइट्स आदि का आधार बनाकर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि जो लोकहितवाद की जो पहले की अवधारणा थी वो लोकस स्टैंडी की थी। लोकस स्टैंडी मीन्स ये था पहले कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में बात दायर कर सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति न्यायालय में बात दायर नहीं कर सकता है जो पीड़ित के अलावा है। यानी कि पीड़ित के परिवार का व्यक्ति है या पीड़ित के जानने वाला कोई व्यक्ति है, वो न्यायालय में पहले बात दायर या प्रश्न नहीं उठा सकता था कि फला व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ। तो पहले न्याय व्यवस्था लोकस स्टैंडी पर आधारित थी। जब लोकहितवाद आया तब से यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या जो कोई पीड़ित व्यक्ति है वो न्याय पाने में सक्षम नहीं है या न्याय व्यवस्था तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो कोई उसका संबंधी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, वो भी न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति के लिए बात दायर कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए प्रश्न उठा सकता है और इस प्रश्न के आधार पर ही न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर उस व्यक्ति को न्याय देने की व्यवस्था करता है। तो ये लोकहितवाद हो गया। अब संबंधित वाद क्या है? इससे जो सुओ मोटो से संबंधित वाद है, बहुत प्रचलित वाद, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2011 में जो सर्कस में काम करने वाले बच्चे थे उनकी सुरक्षा को लेके न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेके इस केस के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। और एक नेक्स्ट आपको जो केस इसमें देखने को मिलेगा वो है सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य 2005 के मामले में तमाम अपराधों को रोकने के लिए स्वयं की जानकारी पर संज्ञान लेकर कार्रवाई का मामला था। यानी कि इस मामले में भी न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी। आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में सुओ मोटो से संबंधित जो भी तथ्य थे वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वाकई में इस लेक्चर से कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ गेन हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।